जय हिंद। आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि हम लोग पॉलिटी में पढ़ते क्या हैं। तो पॉलिटी में हम लोग अपने भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में पढ़ते हैं। इनमें सारे अनुसूची, सारे अनुच्छेद को हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। हमारा संविधान कैसे बना, हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी को डिटेल से पढ़ते हैं। काफ़ी केस स्टडीज इसमें आते हैं, उनको सब डिटेल से पढ़ना होता है। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी जो चीज़ें टर्मिनोलॉजीज इसमें यूज होती हैं उनको भी डिटेल से पढ़ना है, उनको समझना है, ताकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी हम लोग रेडी हो सकें। इस वीडियो लेक्चर के सीरीज में आपको पॉलिटी से रिलेटेड, पॉलिटिक्स के अंतर्गत आने वाले हर टर्मिनोलॉजी, हर तरह के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। एक भी टॉपिक आपका एग्जाम में वो नहीं छूटेगा। आप लोग ध्यान से बस पढ़ते रहिए। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे शेड्यूल, अनुसूची से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पॉलिटी में ब्रॉडली सबसे पहले हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं, अनुच्छेद और अनुसूची। तो हमारे संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद है, 1 से लेकर 355, जिनको 22 भाग में कैटेगराइज किया है। तो उनको हम लोग आने वाले वीडियो लेक्चर्स में शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग शेड्यूल शुरू करते हैं। टोटल 12 अनुसूची, 12 शेड्यूल हमें पढ़ने हैं। हमारा पहला शेड्यूल, पहला अनुसूची डील करता है हमारे जितने भी राज्य, स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज कितने हैं, उनके लिस्ट फर्स्ट शेड्यूल में रखे गए हैं। मतलब कि कितने राज्य हैं हमारे देश में और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी के लिस्ट को यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल में जगह दिया गया। सेकंड शेड्यूल डील करता है हमारे एमपी, एमएलए, जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको कितना मिलता है, कितने प्रिविलेजेस उनको प्राप्त हैं, कितने अलाउंसेस उनको दिए जाते हैं समय समय पे। उन सारे चीज़ों को का डिस्कशन सेकंड शेड्यूल में, सेकंड अनुसूची में किया गया है। थर्ड शेड्यूल में शपथ के बारे में बात किया गया, ओथ के बारे में बात किया गया। हमारे जितने भी तरह के मिनिस्टर्स होते हैं, एमपी, एमएलए, एमएलसी, जितने भी तरह के मिनिस्टर्स होते हैं, हर तरह के हायरार्की के, उनको जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो उनका शपथ समारोह होता है। तो उसमें जो वो शपथ लेते हैं उनका फॉर्मेट क्या होगा और किनके द्वारा वो शपथ उनको दिलवाया जाएगा, वो सारा चीज़ का डिस्कशन थर्ड शेड्यूल में किया गया है। फोर्थ शेड्यूल हमारा डील करता है हमारे पार्लियामेंट में जो अपर हाउस है, राज्यसभा, उसमें जो सीट का जो एलोकेशन है वो किस राज्य और किस केंद्र शासित से कितना कितना होगा, उनके बारे में डिस्कशन किया गया है। आप राज्यसभा और लोकसभा को बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला जो इमेज मैंने यहाँ पे लगाया है, इसमें देख रहे होंगे कि आप यहाँ पे रेड कारपेट यहाँ पे नीचे में लगाया गया है, रेड है, तो ये राज्यसभा का इंडिकेशन है। लोकसभा में वहाँ पे नीचे का जो सरफेस है वो ग्रीन रहेगा, ग्रीन कारपेट वहाँ पे बिछे होते हैं। तो आप इमेजेस से ही पता कर सकते हैं कि वो राज्यसभा है कि लोकसभा है। फिफ्थ शेड्यूल में डील किया गया है शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में। तो हमारे देश में जितने भी शेड्यूल्ड एरिया हैं, जितने भी जनजाति क्षेत्र हैं, उनके बारे में, उनको उनका एडमिनिस्ट्रेशन और उनको कैसे सुरक्षा प्रदान किया जाए, उनके लिए कैसे चीज़ें अरेंज की जाए, कैसे उनका उनका ध्यान रखा जाए और कैसे उनको प्रिजर्व किया जाए उनके एरियाज को, वो सारे डिस्कशन हम लोग फिफ्थ शेड्यूल में करते हैं। सिक्स शेड्यूल में, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य जो कि हमारे से पूर्वोत्तर में आते हैं, पूर्वोत्तर भारत में आते हैं। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये पूरा ट्राइबल एरिया से भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी जनजाति क्षेत्र है, काफ़ी विभिन्न प्रकार के जनजाति के लोग यहाँ पे वास करते हैं। तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, उनको कैसे सुरक्षा प्रदान किया जाए, खास करके इन 4 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आपको ये याद करना होगा, मैंने यहाँ मैप लगाया है। आप लोग किसी भी तरह के जगह को अगर आप पढ़ते हैं तो आप प्लीज़ आप वहाँ पे मैपिंग का यूज़ कीजिए, और इससे क्या होगा कि आपको वो याद करने में ईज़ी हो जाएगा। विदाउट मैपिंग आप कोई भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको आपका दिमाग से वो कॉन्सेप्ट भले याद रहे, बट आप जगह को भूल सकते हैं। तो हमेशा मैप को हमेशा अपने पास रखें, और कोई भी जगह देखें तो उनको मैप में खोजने की कोशिश करें, पता करें कि वो जगह एक्चुअली में है कहाँ। इससे आपको बहुत सारे ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स और भी तरह के जो इन्फॉर्मेशन से आपको मिलेंगे। मेघालय, ये असम, ये मेघालय, त्रिपुरा, ये मिजोरम। ठीक है, तो ये 4 स्टेट में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, ये छठी अनुसूची में बात किया गया है। यहाँ के ट्राइबल एरियाज को कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा। 7वीं अनुसूची में बात किया गया है 3 तरह के सूचियों के बारे में, 3 तरह के विधायी सूचियों के बारे में, जिसमें कि 3 तरह के सूची होते हैं, 3 तरह के लिस्ट होते हैं। एक यूनियन लिस्ट होता है,
स्टेट लिस्ट होता है, कॉन्करेंट लिस्ट होता है। यूनियन का मतलब होता है आपका, यूनियन लिस्ट का मतलब होता है संघ सूची। फिर स्टेट का हो गया राज्य सूची, और कॉन्करेंट का मतलब हो गया समवर्ती सूची। और एक एम्प्टी लिस्ट भी इसमें होता है, जो कि फ्यूचर यूज के लिए रखा गया है। इसमें जो टॉपिक डील किए जाते हैं संघ सूची में, यूनियन में, वो लगभग उसमें 100 टॉपिक सूचियों को रखा गया है, 100 चीजों को रखा गया है। राज्य सूची में पहले एक 66 थे, 66 थे, उनको घटाकर 61 कर दिया गया है। और वो जो 5 हटाया गया, वो फिर कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसलिए वो कॉन्करेंट संघ समवर्ती सूची में रख दिया गया, क्योंकि संघ सूची में जो चीजें होती हैं उनमें कानून बनाने का जो प्रोविजन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को असाइंड होता है, और राज्य सूची में राज्य सरकार को। तो जब इसको हटाया गया, 66 से 61 किया गया, तो उसे अगर वो यूनियन में डाल देते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था संघ और राज्य के बीच में, तो उसे वो कॉन्करेंट में डाल दिया गया, कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। समवर्ती सूची में क्या है कि इसमें कोई भी कानून बना सकता है, राज्य भी बना सकती है और भारतीय सरकार भी बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसमें कानून बना सकती है। तो कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए वो जो 5 जो चीज़ें निकाली गई थी, वो समवर्ती सूची में डाल दी गई। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उस पर कानून बनाती है। बैंकिंग से रिलेटेड, करेंसी से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में पुलिस के रिलेटेड जितने भी जो डिसीजंस होते हैं वो राज्य सरकार लेती है। ट्रेड कैसा होगा, एग्रीकल्चर कैसा होगा, इरिगेशन कैसा होगा, ये सारे टॉपिक स्टेट स्टेट डिसाइड करती है। इस पे कानून बनाने का प्रावधान इस राज्य को प्राप्त है। और कुछ टॉपिक कॉन्करेंट में, मतलब कि इसमें संघ भी और राज्य भी अपना अपना कानून बना सकती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन सिस्टम भी है, सीबीएसई भी है, सेंट्रलाइज। और फिर हमारे यहाँ स्टेट स्टेट बोर्ड भी है, वहाँ से भी 10th होते हैं। यहाँ पे जो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो लिस्ट है कॉन्करेंट में, एजुकेशन, फॉरेस्ट से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, अडॉप्शन से रिलेटेड, सक्सेशन से रिलेटेड, इस तरह के कुछ चीज़ों को कॉन्करेंट लिया गया है, ताकि इस पे कोई भी दोनों में से कोई भी अपने कानून को बना सकता है। तो ये विधायी सूचियों के बारे में जानकारी हमारे 7वें अनुच्छेद में रखा गया है। आपको याद रखना होगा कि संघ सूची में टोटल 100 टॉपिक्स आते हैं, स्टेट में 61 और कॉन्करेंट में 52। और इसमें एक और लिस्ट ऐड किया गया है, एम्प्टी, अतिरिक्त सूची। इसमें क्या है कि जितनी भी चीज़ें जब बाद में, अगर संविधान हमारा जब बन रहा था, तो उस समय एक लिस्ट डाल दिया गया, ताकि कुछ ऐसा भी चीज़ हो सकता है जो अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे कि ऑनलाइन ऑनलाइन हो गया, और भी जो चीज़ें आती हैं जो जो नई हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसी भी तरह का चीज़, जैसे कि फिर इंटरनेट हो गया, या जो भी चीज़ें नई नई आ रही हैं। तो अभी जो ऑनलाइन करेंसीज आ गया है, तो उस पर कैसे नियम कानून बनाए जाएंगे, तो वो सब का जो चीज़ है वो इस लिस्ट में डाल दिया जाएगा, इस एम्प्टी लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और इस पे कानून बनाने का जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ केंद्र को होगा। ठीक है, तो ये यूनियन के अंदर में आ जाता है। तो ये पहले से ही प्रोविजन डाल दिया गया था कि किसी भी तरह का कोई भी नया भी चीज आता है जिसपे कि कानून बनाने का जरूरत पड़ेगा, तो वो हमारा इस लिस्ट में। 8वीं अनुसूची में बात किया गया है हमारे 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में जो हमारे देश में बोला जाता है। तो इसमें टोटल 22 भाषाएं हैं, जैसे कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, बंगाली, असमी उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये 22 भाषा, मैं आपको ये जब मैप का क्लास लूंगा तो वहाँ पर मैं आपको कंप्लीटली ये याद करूँ। तो ये 22 भाषा का जो डिस्कशन है वो यहाँ पे 8th शेड्यूल में हमारा डिस्कस किया गया है। 9th शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म बिल के बारे में बात किया गया है, जमींदारी प्रथा के बारे में बात किया गया है। जमींदारी प्रथा को कैसे खत्म किया गया, उनके बारे में डिस्कशन हमारा 9th शेड्यूल में किया गया है। ये हमारा सबसे पहला अमेंडमेंट भी है, पहला संशोधन भी हमारा यही था। संविधान बनने के बाद सबसे पहला संशोधन यही था कि जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया जाए। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ये किया गया था। ये अमेंडमेंट के समय भी और एक अनुच्छेद पढ़ने के समय भी हम लोग इसको डिटेल से डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। 10वीं अनुसूची में दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात किया गया है। दल बदल करने का मतलब है कि आपने जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के का चिन्ह यूज करके, आपने जो पॉलिटिकल पार्टी को अगर आपने इलेक्शन जीता है और जीतने के बाद आप किसी भी तरह के लालच या किसी भी तरह का लालच या पैसे के
प्रभाव में आके अगर अपना आप दल चेंज करते हैं, अपना पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ते हैं, तो आप पे दल बदल का कानून लग जाएगा। फिर आपको उस पॉलिटिकल पार्टी से रिज़ाइन कर दिया जाएगा और आप कभी पॉलिटिक्स में भी आ नहीं पाएंगे, आपको कोई भी टिकट नहीं देगा। तो ये दल बदल का कानून के बारे में डिस्कशन हमारा 10वीं अनुसूची में किया गया है। 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल में हमारे पंचायत के बारे में बात किया गया है। इसमें कैसे इस पे अथॉरिटी होगा, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कैसे कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस किस पद को दिया गया है, कौन कौन से पावर असाइन किए गए हैं, पंचायत में कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, वो सारा डिस्कशन हमारे 11th शेड्यूल में किया गया है। इसको हम लोग अनुच्छेद में भी हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। 12th शेड्यूल 12वीं और अंतिम अनुसूची में म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बात किया गया है। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी में कैसे पावर को मतलब असाइन किए गए हैं, कौन कौन से अथॉरिटी इनको दिए गए, कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं म्यूनिसिपैलिटी के, वो सारी चीज़ों को 12th शेड्यूल में डिस्कस किया गया है। तो एक क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल में हमारा स्टेट और यूनियन टेरिटरी में जो जो देश और केंद्र शासित प्रदेश आते थे उनके नाम फर्स्ट शेड्यूल में रखे गए हैं। सेकंड शेड्यूल में जो सैलरी अलाउंसेस जो मिलते हैं हमारे मिनिस्टर्स को, उनके बारे में डिस्कशन किया गया है। तीसरी अनुसूची में उनके शपथ के बारे में बात किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में कितनी सीट होंगे किस किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी के, उनके एलोकेशंस के बारे में बात किया गया है। पांचवी अनुसूची में शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल कैसे किया जाएगा, उनके बारे में डिस्कशन किया गया है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के ट्राइबल एरियाज कैसे वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उनके बारे में डिस्कशन किया गया है। सातवीं अनुसूची में विधायी सूचियों के बारे में डिस्कशन किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और एक एम्प्टी लिस्ट के बारे में बात किया गया, जिसमें कि जो भी टॉपिक आएंगे फ्यूचर में या फिर जो अभी आ चुके हैं उनका जो भी, जैसे कि ऑनलाइन वाला जितना भी होगा उस पर कानून बनाने का जिम्मेदारी सीधे केंद्र को है, तो उनके बारे में डिस्कशन किया गया है। यूनियन में 100 टॉपिक्स आते हैं, स्टेट में 61 और समवर्ती में 52। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में बात किया गया हमारे देश के। 9वीं सूची में जमींदारी प्रथा और लैंड रिफॉर्म बिल के बारे में बात किया गया। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बात किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायत के बारे में डिस्कशन किया गया है और 12वीं अनुसूची में म्यूनिसिपैलिटी के बारे में डिस्कशन किया गया है। इसका पीडीएफ का लिंक भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, सारे अनुसूचियों में क्या क्या डिस्कशन किया गया है, कौन सा अनुसूची किस चीज़ को डील करता है, आपको कंप्लीटली अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपके जो भी क्वेरीज या जो भी क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनका एकदम ज़रूर से ज़रूर जवाब दूंगा। और जल्दी हमारा और भी प्लेटफॉर्म अनाउंस होगा, जैसे कि वेबसाइट और एप्लीकेशन, तो उसके माध्यम से भी हम लोग डिटेल लाइव लेक्चर्स वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे, तो आपका जो भी इश्यूज होगा वहाँ पर भी टैकल किया जाएगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और कल अगले लेक्चर में हम लोग भाग 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसमें कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक का डिस्कशन किया गया है उनको पढ़ेंगे। जय हिंद।